नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें हमारे बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये हमारी एक सीरीज चलाई जा रही है जो उत्तराखंड हिंदी प्रीवियस पेपर से संबंधित है, जिसमें जो भी हमारा एक क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को हम अपना बिल्कुल शून्य से शिखर तक बिल्कुल लेके जाते हैं। जो क्वेश्चन आएगा हमारा उसे पूरी डिटेल में सोल्व किया जाता है क्योंकि भविष्य में उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए हमारा गलत ना हो। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और जो पहला क्वेश्चन हमारा हिंदी साहित्य से है, साहित्य, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनते हैं हमारे 20-20 क्वेश्चनों में 2-2 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं हिंदी साहित्य से। तो देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, अपने टोटल नंबर काउंट करना हिंदी में कितने बनते हैं, किस तरह से अपनी हिंदी चल रही है उस पर भी अपना फोकस करना। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। नेपाली साहित्य का इतिहास नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई? रचना का क्या नाम है? नेपाली साहित्य का इतिहास रचना किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन दे रखे मंगलेश डबराल, पीताम्बर दत्त बड़तवाल, उसके बाद हरिशंकर परसाई या राजेश जोशी। तो नेपाली साहित्य का इतिहास जो लिखा गया है, ये लिखा गया है पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। पीताम्बर दत्त बड़तवाल के बारे में जो आपको याद रखना है, बात कर लेते हैं इनके जन्म के बारे में। तो 1901 में इनका जन्म होता है, कहां पर? पौड़ी में। तो इनका संबंध कहां से है? तो याद रखना इनका संबंध पौड़ी से है। जबकि इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो 1944 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी रचनाएं पूछी जाती है महत्वपूर्ण, जैसे नेपाली साहित्य का इतिहास, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रिपीट है, इससे पहले भी ये पूछी गई है। इससे अलग देखो आपको किस तरह से याद रखनी है। इनकी कुछ रचनाएं होती है आप किस तरह से याद रख सकते हो, जैसे एक आती है कबीर दास की साखी। रचना का नाम क्या है? कबीर दास की साखी। उसके बाद नेक्स्ट हरिदास की साखी, हरिदास की साखी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है रैदास की साखी। उसके बाद नेक्स्ट सूरदास जीवन सामग्री, सूरदास जीवन सामग्री। तो देखो कबीरदास जी के बारे में, हरिदास जी के बारे में, रैदास जी के बारे में और सूरदास जी के बारे में, इनके बारे में बोली गई है। आपको इन चारों को एक साथ ही याद रखना है, जब कभी भी याद रखो, ठीक है। साखी साखी आया 3 में, तो कबीरदास जी की साखी, हरिदास की साखी, रैदास की और सूरदास जी जीवन सामग्री। इससे अलग जो आपको याद रखना है, जैसा आती है एक पूछी जाती है मकरंद, मकरंद महत्वपूर्ण रचना है इनकी, याद रखना पीताम्बर दत्त बड़तवाल। उसके बाद नेक्स्ट आती है गंगाबाई, गंगाबाई किसकी रचना है? तो बताना पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी की रचना है। उसके बाद नेक्स्ट गोरखवाणी, गोरखवाणी किसकी रचना है? गोरखवाणी, ये भी इनकी रचना है। तो इनके बारे में याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं आती है। उसके बाद नेक्स्ट हरिभक्त प्रसाद, हरि भक्त प्रसाद, ठीक है। इस तरह से याद रखना, इनसे इतने क्वेश्चन बनते हैं। इससे अलग जो आपको याद रखना है कि पीताम्बर दत्त बड़तवाल जब अपनी बचपन अवस्था में थे, अर्थात अपनी बाल्य अवस्था में थे, तो ये अंबर नाम से रचनाएं लिखते थे। किस नाम से? तो अंबर नाम से रचनाएं लिखते थे अपनी बाल्य अवस्था में। उसके बाद नेक्स्ट अन्य इनकी पत्रिका आती है, जैसे हिलमैन, हिलमैन नामक पत्रिका इनकी जो अंग्रेजी में थी, मासिक पत्रिका थी, ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, इनकी एक हस्तलिखित आती है पत्रिका का नाम है मनोरंजनी, मनोरंजनी इनकी हस्तलिखित पत्रिका है, तो याद रखना मनोरंजनी। और उसके बाद हिलमैन, दोनों हिलमैन अंग्रेजी में है, जबकि बचपन में किस नाम से लिखते थे? अंबर नाम से पत्रिकाएं लिखते थे। ये बातें सब किसके बारे में? तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी के बारे में सारी जानकारी आपको याद रखना है। संबंध कहां से? तो बताना पौड़ी से इनका संबंध था। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, देख लेते जो दिया गया है। उसने कठिन परिश्रम किया था किंतु, देखो किंतु आया है,
उसने कठिन परिश्रम किया था किंतु अच्छे अंक न पा सका में कौन सा हमारा वाक्य होगा? वाक्य दिए गए हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये जो क्वेश्चन पूछा गया हमारा, क्वेश्चन पूछा जाता है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं हमारे? तो याद रखना 3 होते हैं। कौन कौन से? जो ऑप्शन में दिए गए सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य में क्या होता है? तो याद रखना इसमें एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं। संयुक्त वाक्य में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें क्या होता है? तो इसमें हमारे 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं। याद रखना 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं। और 2 स्वतंत्र वाक्य जो हमारे होते हैं ये हमारे जुड़े होते हैं किस आधार से? तो याद रखना जोड़ने के लिए जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसमें आता है एक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आता इसलिए, उसके बाद नेक्स्ट किंतु, परंतु और। इसलिए तो लिख लिया, इसलिए आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लेकिन, उसके बाद नेक्स्ट एवं, अथवा, चाहे, अतः। तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो हमारे संयुक्त वाक्य में होते हैं। ये अगर पहचान है आपकी, याद है, तो आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। और देखो यहां पर भी दिया गया है किंतु, और क्वेश्चन में भी पूछा गया किंतु, तो वाक्य का तो हमें पता चल जाएगा हमारा कौन सा होगा, संयुक्त वाक्य। परिभाषा भी याद रखना, इसमें हमारे 2 स्वतंत्र वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो दिया जाता है हमारा मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में क्या होता है? इसमें हमारे 2 वाक्य तो होते हैं, वाक्य तो होंगे, 2 वाक्य हमारे होते हैं, लेकिन होता क्या है? एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है, जबकि संयुक्त वाक्य में आश्रित की परिभाषा नहीं दी जाती है। तो आश्रित की परिभाषा किसमें आती है? मिश्र वाक्य में आती है। इसकी पहचान के लिए जो आपको याद रखना है, मिश्र वाक्य में हमारे क्या क्या आते हैं? तो एक तो याद रखना छोटा वाला की आता है, उसके बाद वह आता है, उसके बाद उसे आता है, उसके बाद तो का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद तक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके ज्या वाले, जैसे जब, तब, जितना, उतना, ज्यों, त्यों। ठीक है, तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये पहचान के लिए होते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद, तो बताना 3 होते हैं। किसमें सिर्फ एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो बताना सरल वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जबकि कर्ता कितने ही कर लो आप, कर्ता 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 10 कर लो, कितने ही कर लो, कर्ता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रिया एक ही होगी। ये हमारे सरल वाक्य की परिभाषा है। संयुक्त में 2 स्वतंत्र वाक्य होंगे और इन शब्दों से जुड़े होंगे, जैसे इसलिए, किंतु, परंतु, और, लेकिन, एवं, अथवा, चाहे, अतः। जबकि मिश्रित वाक्य में 2 वाक्य होंगे, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होगा? आश्रित होगा। और किससे जुड़े होंगे? कि वह, उसे, तो, तक, जब, तब, जितना, उतना, ज्यों, त्यों। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया हमारा कौन सा शब्द हमारा विकारी शब्द होता है? विकारी अर्थात ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन हो जाए, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें हमारा कौन सा विकारी शब्द है? क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। तो बताना इसमें हमारा विकारी शब्द क्या होगा? तो हमारा विशेषण विकारी शब्द है। ठीक है, ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन कर दिया जाए उसमें क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे विशेषण हो गया, संज्ञा भी हमारा एक विकारी शब्द है। ठीक है, ये भी हो सकता था ऑप्शन में, सर्वनाम भी हो सकता था, ये भी हमारे विकारी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना, वचन हमारे विकारी होते हैं। उसके बाद
जो जेंडर से क्वेश्चन पूछा जाता है लिंग, ये भी हमारे क्या है, विकारी होते हैं। तो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। आज ये उठाया है, कल को संज्ञा, सर्वनाम, वचन, ठीक है, कुछ भी पूछ लिया जाएगा। कौन से शब्द हमारे विकारी होते हैं, कौन से अविकारी होते हैं। अविकारी में क्या क्या आते हैं, जैसे दिया क्रिया विशेषण, उसके बाद संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, उसके बाद जो हमारे निपात होते हैं, निपात हमारे अविकारी होते हैं, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट कारक, कारक भी हमारे अविकारी होते हैं। तो इन शब्दों को आपको देखना होगा, यहां से क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 4। और इसमें क्या पूछा गया है, इसमें हमें वर्तनी बतानी है। कौन सी हमारी शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध बताना है, हाँ बिल्कुल शुद्ध बताना है। पहले ज्योत्सना, तदो उपरांत, उसके बाद झांसी, और उसके बाद तनख्वाह। तो झांसी तो आपने पहचान लिया होगा कि ये बिल्कुल ही गलत लिखा है, जो आता पूरा आपका इस तरह से हो जाता है झांसी। अब शुद्ध है झांसी। इन तीन में से बताओ कौन सा हमारा शुद्ध होने वाला है। झांसी तो अब हो गया। जो लिखा है ज्योत्सना, ये हमारा अशुद्ध लिखा है, तो ज्योत्सना शुद्ध कैसे होगा बताना। ज्योत्सना इस तरह से बिल्कुल शुद्ध रूप आता है इसमें, ठीक है। आधा जय, आधा तय और आधा से का प्रयोग किया जाता है। जो लिखा गया हमारा तदो उपरांत, ये गलत होता है, तदो नहीं होता, तदु होता है। क्या होता है, तदु उपरांत, तदुपरांत, ये हमारा शुद्ध रूप हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया हमारा झांसी, इस तरह से शुद्ध है। तो अभी तक जो हमारा पूछा गया था कौन सा हमारा शुद्ध हो जाएगा, तो तनख्वाह हमारा शुद्ध रूप लिखा हुआ था, याद रखना है आपको। ज्योत्सना याद रखना, तदुपरांत, ज्योत्सना और तदुपरांत बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे मुहावरे से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और क्या पूछा है इसमें, हाथी के पाप में सबका पाप, अर्थात हाथी के पैर में सबका पैर, मुहावरे का क्या अर्थ होगा, ये पूछा गया है इसमें। पहले क्या दिया गया है, हाथी के घर पैर में बड़ा महता है। उसके बाद हाथी एक बलशाली जानवर है। उसके बाद बड़ों के रहते छोटों को क्यों पूछना। उसके बाद इसमें से कोई नहीं, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बड़ों को रहते हुए छोटों को क्यों पूछना, डायरेक्ट जाओ और किससे बात करो, बड़ों से बात करो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6। और क्या पूछा गया है इसमें, आ उपसर्ग से क्वेश्चन पूछा गया है। आ उपसर्ग से बना निम्न में से कौन सा समूह है, कौन सा है जो हमारा आ से बना है। ए बी सी और डी आपके सामने दे दिए, बहुत सारे जोड़े गए हैं। ये तो अच्छा क्वेश्चन है। आप ये देखो कि इस तरह से भी क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं। तो शुद्ध रूप आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैसे आ बचा हुआ शब्द जन, उसके बाद आ मरण, आ गमन, आ कर्षण, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना जो हमारे होते हैं उपसर्ग सभी को पता है, जितने भी हमारे उपसर्ग होते हैं सब क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। और उपसर्ग हमारे क्या होते हैं, ये शब्दांश होते हैं, अर्थात शब्द का एक अंश होते हैं। इतनी जानकारी याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट उपसर्ग के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है। और इसमें क्या पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है इसका। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं किया जाता है, किन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन दे दिए, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, उसके बाद संकर शब्द, या ये सभी। बताओ किसमें हमारे विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता, आप बताओ। नया क्वेश्चन है, हो सकता है परिभाषा से पूछा गया है, याद रखना। तो ये हो जाता हमारा संकर शब्द। और संकर जो हमारा शुद्ध लिखा जाता है इस तरह से लिखा जाता है, संकर शब्द। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम संकर शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषा के, ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषा के मिलने से बनते हैं,
उसे क्या कहते हैं, तो बताना, उसे हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसा आप याद रख सकते हो, एक शब्द लिख देते हैं हम, जैसे लिखा छायादार, क्या लिखा, छाया और दार। छायादार से अलग एक और शब्द लिख देते हैं, जैसे लिख दिया रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, छायादार, रेलगाड़ी। उसके बाद पानदान, ये शब्द हमने लिख दिए इस तरह से। ठीक है, अब देखो जैसे दिया गया है इसमें छायादार, तो छाया किस भाषा का शब्द है, ये हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है, जबकि जो दार दिया गया है ये हमारा फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन दोनों से मिलकर एक शब्द बना है छायादार। तो अलग अलग भाषाओं के जो शब्दों से मिलकर शब्द होते हैं उसे कहते हैं हम संकर शब्द। आगे दे दिया जैसे रेलगाड़ी, अब रेलगाड़ी में जो रेल शब्द है ये तो हमारा अंग्रेजी का है, कौन सी भाषा का, अंग्रेजी। और जो हमारा गाड़ी है जिस सर, ये हमारा हिंदी भाषा का है। तो बन गए दो अलग अलग भाषा से बना एक रेलगाड़ी। उसके बाद दिया गया पान, पान हमारा हिंदी भाषा का शब्द होता है। ठीक है, और उसके बाद जो दिया गया दान, ये हमारा फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं हमारे संकर शब्द, याद रखना है। लेकिन संकर शब्द जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। इससे अलग आपको एक चीज और याद रखनी है, देखो संकर शब्द अलग होते हैं, और उसके बाद जो पूछा जाता है संकर वर्ण अलग होते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, संकर शब्द अलग है, संकर वर्ण अलग है। अगर आपको पता है संकर वर्ण क्या होते हैं, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक एक चीज हिंदी में एक एक चीज को तोड़ के समझाया जाएगा, पूरी परिभाषा के साथ बताया जाएगा, जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करे जाएंगे, जो बोला गया है आपका शून्य से शिखर तक पूरा किया जाएगा। क्वेश्चन देखो जो दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्या दिया गया है, किस क्रम में सही पर्यायवाची शब्द नहीं दिया गया है। अच्छे क्वेश्चन है, उपसर्ग भी ऐसे पूछे थे जोड़ के, यहाँ ये पूछ लिए गए हमारे पर्यायवाची जोड़कर, अर्थात एक ही क्वेश्चन में 4 पूछ लिए। बताओ कौन सा हमारा सही नहीं है। जो हमारा दिन होता है, बासर होता है, दिवस होता है और दीवा होता है, ये तो बिल्कुल सही है। दूध का, नीर, जल, पावस, क्या ये होता है। तरु का पेड़ होता है, बिटप होता है, पादप होता है, क्या ये होता है। मयूर का मोर, सिखी, केकी, क्या ये होते हैं। बताओ कौन सा नहीं होता। तो याद रखना, दूध का जो दिया गया है ये हमारा गलत रूप दे दिया, दूध का नीर होता है, दूध का ये भी मान लेते हैं, लेकिन जो दिया गया है आपका पावस के आधार पे, ये हमारा दूध का नहीं होता, तो फिर सर किसका होता है, पावस हमारा वर्षा का होता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है देखते हैं। इसमें पूछा गया है किस वाक्य में अच्छे शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। जो अच्छा दिया गया है, चारों ऑप्शन में अच्छा दिया गया है, ए में भी अच्छा है, बी में भी दिया गया है, सी में भी और डी में भी है। ठीक है, चारों ऑप्शनों में हमारे अच्छा शब्द दिया गया है, लेकिन यहां पूछा है किस वाक्य में अच्छे का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, अर्थात अच्छा शब्द विशेषता बता रहा है, यह मतलब है इसका। क्योंकि विशेषण विशेषता बताते हैं संज्ञा और सर्वनाम की, तो किस वाक्य में विशेषण विशेषता बता रहा है ये आपको बताना है। पहला दिया गया अच्छा है, वह अभी आया है, इसमें कोई विशेषता नहीं बताई गई, ऑप्शन नंबर 1 को काट के चले जाओ। अगला देखो, यह लड़का बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल सही है, ये विशेषता बताई गई है। ठीक है, किसकी विशेषता बताई गई है, लड़के की विशेषता बताई गई है कि लड़का कैसा है, अच्छा है। तो ये जो अच्छा है, तो ये प्रयोग तो किया गया है विशेषण के रूप में, लेकिन इसमें बहुत शब्द भी आया है, कोई परेशानी नहीं। तो बहुत क्या है हमारा, ये प्रविशेषण है, विशेषण दिया गया है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो इसमें जो शब्द दिया गया है यह लड़का अच्छा है, तो ये विशेषता के साथ था, क्योंकि संज्ञा की विशेषता बताई गई है, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण। अगला देखते हैं जो दिया गया है, तुमने अच्छा किया जो आ गए, ये भी नहीं है। उसके बाद अच्छा तुम धर जाओ, धरनी घर जाओ, ये तो गलत दे दिया, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। किसमें अच्छे का प्रयोग सही रूप से किया गया है, ऑप्शन नंबर बी में सही प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन देखते हैं अगला जो हमारा दिया गया है, इसमें क्या पूछ लिया,
निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन से थे। देखो छायावादी कवि से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते रहे हैं और बनते रहते हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट होता है कि एक बार टॉपिक आ जाए हमेशा के लिए समाप्त कर दो, ठीक है। किसी भी चीज का बार बार रोना ना हो, पर्यायवाची हो तो या तो पर्यायवाची रहे या फिर हम रहे, ठीक है। कवि है जो हमारे साहित्य में तो कवि रहे या फिर हम रहे। अब बात कर लेते हैं जो दिया गया छायावाद का। कवि एक पूछा है, हो सकता है आपको पता हो, अगर आपने पिछले क्वेश्चन देखे होंगे तो एक चीज क्वेश्चन पूछा जाता है कि छायावाद का जो होता है नामकरण किसके द्वारा किया गया है। तो छायावाद का नामकरण करने वाले व्यक्ति थे मुकुटधर पांडे। क्या नाम है? मुकुटधर पांडे जी थे जिन्होंने छायावाद का नामकरण किया है। छायावाद के हमारे जो प्रसिद्ध कवि आते हैं, कितने आते हैं? 4 आते हैं। चारों को आपको याद रखना है। कितने हैं? 4 है। पहले कौन है जो दिया गया हमारे? सुमित्रानंदन पंत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं जो 4 होते हैं। पहले होते हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत जी। क्या नाम है? सुमित्रा नंदन पंत जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी महादेवी वर्मा, एकमात्र महिला है, ये भी याद रखना, महादेवी वर्मा जी। उसके बाद नेक्स्ट होते हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी जी। चौथा स्तंभ बच गया जिसे बोलते हैं हम जय शंकर प्रसाद जी। तो पहला तो आपको ये याद रखना कि छायावाद के जो हमारे कवि हैं कितने हैं? जो प्रसिद्ध कवि हैं 4 हैं। कौन कौन से? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। महादेवी वर्मा क्या है? एकमात्र महिला है, ये याद रखना। महादेवी वर्मा को क्या बोलते हैं? आधुनिक युग की मीरा बोलते हैं, ये तो आपको सभी को पता है, लेकिन आपको ये भी याद रखना इन्हें क्या बोला जाता है? हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर की सरस्वती भी बोला गया है। क्या बोला गया है? सरस्वती। किसके द्वारा बोला गया? तो ये भी याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा बोला गया है महादेवी वर्मा को, ठीक है। आधुनिक या हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर की सरस्वती महादेवी वर्मा, एकमात्र महिला छायावादी युग में। उसके बाद नेक्स्ट अगला दिए गए हमारे जयशंकर प्रसाद। क्या प्रसिद्धि है इनकी छायावाद में? तो याद रखना इन्हें छायावाद का जनक बोला जाता है। अगर पूछा जाए छायावाद का जनक तो बताना जयशंकर प्रसाद। देखो जैसे जनक और जैसे जयशंकर प्रसाद। और इन्हें ही क्या बोला जाता है? इन्हें बोला गया है छायावाद का ब्रह्मा। क्या बोला गया है? छायावाद का ब्रह्मा बोला गया है जयशंकर प्रसाद जी को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्हें क्या बोला गया है? इन्हें बोला गया महेश। इन्हें ब्रह्मा, इन्हें महेश, तो कौन बचे हमारे? सुमित्रानंद पंत, इन्हें बोला गया है छायावाद का विष्णु। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हो गए और अब की सरस्वती भी होगी महादेवी वर्मा। ये हमारे छायावाद से क्वेश्चन बनते हैं। और जनक किसे कहते हैं? जयशंकर प्रसाद को जनक कहा जाता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ होगा चीजें, इतनी चीजों में समा जाता है छायावाद। महत्वपूर्ण यही है, इसके बाहर किसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11। देख लेते हैं जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। किस वाक्य में हमारे सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला होता है आपका अकर्मक और दूसरा सकर्मक। अकर्म अर्थात बिना कर्म के, जिसमें कर्म ना हो। सकर्म अर्थात कर्म के साथ, ठीक है। और सकर्मक क्रिया से कर्म के साथ ही क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी क्रिया में कर्म के साथ, कौन से ऑप्शन में कर्म के साथ हमारी क्रिया दी गई है? इसकी पहचान के लिए हम प्रश्न करते हैं किससे? क्या शब्द से। सिर्फ क्या से ही करना है, कहां से नहीं करना और किसे से भी नहीं करना, ठीक है। कुछ बच्चे इनसे कर लेते हैं तो उत्तर मिल जाता, फिर कहते उत्तर मिल गया हमें। तो सिर्फ किससे करना है और क्या से करना है। क्या से प्रश्न करते समय अगर आपका उत्तर मिला तो हो जाएगा हमारा सकर्मक क्रिया, और अगर
क्या से प्रश्न करते समय उत्तर नहीं मिला तो क्या हो जाएगा हमारा अकर्मक क्रिया। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ कौन से में हमारी सकर्मक पूछ के सकर्मक क्रिया होगी, अर्थात कर्म दिया गया है। तो देखते हैं जो दिया गया है चार ऑप्शन। राजू सदा रोता रहता है, रोने से पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे। खरीदे, फिर ऐसा प्रश्न करो क्या खरीदे, तो उत्तर मिल जाएगा केले खरीदे। ठीक है, कर्म की पहचान हो गई, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर पूछा गया हमारा 12, और 12 में क्या पूछा गया, इसमें पूछी गई है हमारी संधि बतानी हमें। सज्जन में कौन सी संधि है, रिपीट क्वेश्चन है। सत धन जन, अर्थात हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सी संधि है, इसमें हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, किस समूह में सभी शब्द विदेशी दिए गए हैं। किस समूह में सभी शब्द विदेशी दिए गए हैं, कौन से शब्द में। पहले दिया गया है किताब, सिनेमा और संतरा, ये तो पहले ही ऑप्शन में आ गए सब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में ही हमारे सब विदेशी है। बात कर लेते, जो किताब है हमारा कौन सी भाषा का, ये एक अरबी भाषा का शब्द है। किताब हो या आपका अखबार, अखबार भी और किताब भी हमारे अरबी भाषा के हैं। सिनेमा हॉल जो होता हमारा सिनेमा, ये कौन सा हमारा, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है तो बताना, अंग्रेजी भाषा का है। संतरा ये हमारा पुर्तगाली भाषा का है। किस भाषा का है, पुर्तगाली भाषा का। तो ये सारे ऑप्शन नंबर ए में हमारे विदेशी आ गए हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है सार्थक अर्थात जिनका अर्थ हो, वही तो होते हैं सार्थक, जिसका अर्थ हो, निरर्थक जिसका अर्थ ना हो। तो क्वेश्चन सार्थक से पूछा है। सार्थक खंड अर्थात जब आप किसी को तोड़ दोगे और खंड कर दोगे, जो टूटा हुआ शब्द है उसका अर्थ होना जरूरी है, वो है सार्थक। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं, बताइए। ऑप्शन दे दिए गए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, क्वेश्चन पूछा गया है रचना के आधार पर शब्द भेद। क्या पूछा गया, शब्द भेद कितने होते हैं, तीन होते हैं। चारों हमारे, तीनों हमारे ऑप्शन में आ गए, रूढ़, यौगिक और योग। रूढ़ शब्द क्या होते हैं सर, ऐसे शब्द जिनकी संधि ना हो पाए। ठीक है, ऐसे शब्द जिनकी संधि ना हो पाए, या जिन्हें तोड़ देने के बाद, जिनके खंड कर देने के बाद उनका कोई अर्थ ना निकले, उसे कहते हैं रूढ़ शब्द। उसके बाद योग रूढ़, ऐसे शब्द जो हमारा विशेष अर्थ रखते हैं, जैसा बहुब्री समास में आते हैं। ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ रखते हैं उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सार्थक खंड वाले शब्दों को क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। ये आपको याद रखना। जैसे देखो, आप एक शब्द लिखता हूं, आप उसके खंड कर देना और शब्द फिर भी यौगिक बनेगा। जैसे एक शब्द लिख देते हैं डाक घर, इसमें से डाक अलग कर दो, इसका भी अर्थ है, घर अलग कर दो, इसका भी अर्थ है। अर्थात जब हमने डाक घर का क्या किया, खंड किया, तो हमारे दोनों जो अर्थ हुए अलग अलग किए गए, दोनों का अर्थ आया। उसके बाद जैसे लिख दो सभी देशवासी शब्द कर दिया, तो देशवासी का जब आप खंड करोगे, देश अलग करोगे, और उसके बाद वासी शब्द अलग करोगे, तो दोनों का अर्थ है, वासी का भी और देश का भी। और यही परिभाषा पूछी गई है, जो हमारा दिया गया है। सार्थक खंडों वाले शब्द को क्या कहलाते हैं तो बताना, यौगिक शब्द कहलाते हैं या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, आपके सामने है, परिभाषा पूछी गई है, बताओ किसकी परिभाषा पूछी गई है। क्या दिया गया है इसमें, भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है।
अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपने पहले ना किया हो, नया क्वेश्चन है, वैसे नया ही क्वेश्चन है। क्या कहते हैं बताइए ऐसे शब्दों को? भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनि क्या कहलाती है? अर्थात जिनका उच्चारण अपने आप हो जाए और उनके उच्चारण में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्वर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ ने ध्वनि और बड़ ढूंढ लिया होगा, लेकिन द्वारा परिभाषा पढ़ो, आंसर मिल जाएगा। और यही होता है जल्दबाजी करने का नतीजा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्वर हो जाएगा। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, स्वरों को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत में हम इसे अच्च कहते हैं। सही है। उसके बाद जो आपको याद रखना है, जो हमारे स्वर होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है 3-4 तरह से। क्वेश्चन पूछा जाता है उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो बताना। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 10। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ इसी तरह से आएगा, स्वरों की संख्या कितनी होती है? पूछा जाए स्वरों की संख्या, तो बताना स्वरों की संख्या होती है 11। उसके बाद पूछा जाता है लेखन के आधार पर, तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो बताना 13। उसके बाद नेक्स्ट 14वां स्वर क्या होता है? तो अंग्रेजी भाषा के ओ से लिया गया जो हमारा ऑक्सीजन वाला अ होता है, ये हमारा 14वां स्वर कहलाता है। तो स्वर के बारे में इतनी जानकारी याद रखना। देख लेते हैं जो हमारा दिया गया उच्चारण के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं 10 है। कौन कौन से होते हैं? पहला होगा ए, उसके बाद आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ऐ, और उसके बाद ओ और औ। ये हो गए हमारे 10 जो आते हैं उच्चारण के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है स्वरों की संख्या बताओ। इसमें जो 11 है, तो ये 10 तो इसमें होने ही है, आपको याद रखना। ये 10 तो सब है, तो 11वां कौन सा है हमारा? री आ जाएगा 11वां। ठीक है, जो हमारा संस्कृत का शुद्ध रूप माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो री है इसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तो बताना। जो हमारा उ और ए है, इसके बीच में हमारा री आता है ये, तो इसका उच्चारण किसके बाद है? तो ऊ के बाद और ए के पहले इसका उच्चारण होता है। ठीक है, संख्या के आधार पर हमारा री जुड़ जाता है। बात कर लेते हैं लेखन के आधार पर। तो देखो लेखन के आधार पर यहां तक तो हमारे 11 हो गए। लेखन के आधार पर 2 और ऐड हो जाएंगे। कौन कौन से? हमारा अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाते हैं, तो टोटल कितने हो गए हमारे? 13 हो गए। इस तरह से स्वरों से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, जिसका उच्चारण करते समय कोई बाधा उत्पन्न ना हो, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जो स्वरों की सहायता से बोले जाए उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की परिभाषा पूछी जाती है हमारे एग्जाम में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है? इसमें पूछा गया है धुंधला शब्द में प्रत्यय बताना है। उपसर्ग अलग, प्रत्यय अलग। इसमें प्रत्यय पूछा गया है जो शब्द के बाद में लगते हैं। ठीक है, क्या शब्द होगा हमारा प्रत्यय के रूप से, आपको बताना है। आपको पता है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं हमारे? तो प्रत्यय के हमारे 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता हमारा कृत प्रत्यय और दूसरा होता हमारा तद्धित प्रत्यय। कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा हमारा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? तो बताना। ऐसे शब्द, ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के साथ आते हैं, कृत प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जो हमारे संज्ञा के साथ आए, सर्वनाम के साथ आए, और उसके बाद विशेषण के साथ आए, ये कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, लेकिन बात कर लेते हैं हम धुंधला में कौन सा हमारा प्रत्यय होगा। तो धुंधला में बात कर लेते हैं मूल शब्द की। तो देखो धुंध जो दिया गया इसमें, ये हमारा मूल शब्द है। ठीक है, मूल शब्द भी पूछे जाते हैं तो मूल शब्द है। जबकि ला क्या है हमारा? ये इसमें प्रत्यय जोड़ दिया गया है और दोनों को जोड़ के क्या बना? धुंधला। ठीक है, तो प्रत्यय के बारे में याद रखना, उपसर्ग के बारे में भी याद रखना। प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं, उपसर्ग पहले आते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है अकर्मक क्रिया। पहला पूछा गया था सकर्मक जिसमें कर्म हो, इसमें पूछा गया अकर्मक जिसमें कर्म ना हो। बिल्कुल परिभाषा भी बताई है। आप बताओ कौन सी क्रिया हमारी
अकर्मक होगी। अब लिखना से आप क्या सा प्रश्न करो तो बहुत सारा उत्तर मिल जाएगा। लिखना, क्या लिखना, तो कहना पुस्तक लिखना, ठीक है, कोई लेटर लिखना, मैसेज लिखना, तो लिखना से बहुत सारे उत्तर मिले। हंसना, क्या हंसना, क्या हंसना, तो आप कह रहे होंगे जोर जोर से हंसना, तो वो क्या से नहीं पूछा, वो क्वेश्चन पूछा आपने कैसे हंसना, तब आपको उत्तर मिला है। कैसे से नहीं करना है, सिर्फ क्या से करना है, क्या से करना है, क्या हंसना, कैसे हंसना नहीं, क्या हंसना। आया समझ में, क्या हंसना, कुछ उत्तर नहीं मिलेगा, तो यही क्या हो जाएगा हमारा अकर्मक। अगले में आ जाओ, पीना, क्या पीना, हजार चीजें बोल दोगे आप, पानी पीना, जूस पीना, ठीक है, दूध पीना, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी पीना पे, हंसना पे कुछ नहीं आएगा। पढ़ना, क्या पढ़ना, उत्तर मिल जाएगा, क्या पढ़ना, कहना पुस्तक पढ़ना, नोट्स पढ़ना, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तो पढ़ने पे मिल जाएंगे, किस पे नहीं मिलेगा, क्या से, हंसना से नहीं मिलेगा, दोबारा करके देख लेना। यही सबसे आसान होते हैं पहचान इनकी करने की। उसके बाद देखो नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या पूछ लिया इसमें, इसमें पूछा गया है अलंकारवादी कवि किसे कहा जाता है, किस कवि को हम अलंकारवादी कवि कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी और आचार्य केशवदास किसे कहते हैं अलंकारवादी कवि। तो याद रखना अलंकारवादी कवि बोला गया है केशवदास को। और क्या कहते हैं इसे हम, अलंकार का सम्राट बोला गया है। और क्या बोला गया है बताना, अलंकार का बादशाह बोला गया है, ठीक है, अलंकार का सम्राट, अलंकार का बादशाह, अलंकार का राजा, अलंकार का सुल्तान, कुल मिला के सबके, ठीक है, किसे बोला जाता है, सब केशव दास जी को ही बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपने एक अलंकार का नाम सुना होगा, उत्प्रेक्ष अलंकार, जिसमें उपमेय और उपमान की संभावना दर्शाई जाती है, उसे हम उत्प्रेक्ष अलंकार कहते हैं। अगर पूछा जाए उत्प्रेक्ष अलंकार का सम्राट बताओ, सिर्फ उत्प्रेक्ष अलंकार का, तो हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है हमारा एक रूपक अलंकार होता है, जिसमें उपमेय और उपमान में आरोप लगाया जाता है। अगर पूछा जाए रूपक अलंकार का सम्राट, तो बता देना हमारे तुलसीदास जी को बोला जाता है, ठीक है, याद रखना है। ये कुछ व्यक्ति है हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है और ये दिया गया हमारा निम्नलिखित में से पदबंध का भेद नहीं पूछा है, कौन सा हमारा पदबंध का भेद नहीं दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बताना कौन सा हमारा पदबंध का भेद नहीं दिया गया है। पदबंध जो बंधे हुए होते हैं पद आपस में, उसे बोलते हैं पदबंध। पदबंध के पूछे जाए भेद बताओ कितने होते हैं, पदबंध के भेद, तो बताना सर पदबंध के हमारे 5 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है बताना, संज्ञा पदबंध। दूसरा तो बताना सर्वनाम पदबंध। तीसरा हमारा विशेषण पदबंध। चौथा हमारा क्रिया पदबंध और पांचवा हमारा क्रिया विशेषण पदबंध। अब निकाल दो जो हमारे पदबंध का भेद नहीं है, क्या पूछा गया है, कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। पदबंध के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। यहीं से क्वेश्चन घुमाते रहते हैं, पूछते रहते हैं, यही क्वेश्चन है। एक हिंदी इतनी भी टफ नहीं है, आप 100% करके जा सकते हो अगर आपने मेहनत की है। क्वेश्चन पूछा गया 20 और क्या पूछा गया है, आपको बताना है उभयलिंग शब्द का चयन कीजिए, कौन सा शब्द हमारा उभयलिंग होता है। उभयलिंग शब्द क्वेश्चन लिंग से पूछा गया है और इसमें पूछा है कौन सा शब्द हमारा उभयलिंग है। इस तरह से क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं, तो याद रखना ये जो क्वेश्चन पूछा गया हमारा उभयलिंग से है, ठीक है। हालांकि ये जो आता है इसी के अंतर्गत आता है, लिंग के अंतर्गत ही जब हम पढ़ते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उसी से एक अलग होता है उभयलिंग, ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है उभयलिंग। बात कर लेते हैं उभयलिंग की परिभाषा क्या होती है, क्या होते हैं उभयलिंग शब्द, परिभाषा क्या है। तो बताना ऐसे शब्द जो दोनों लिंगों में, याद रखना ऐसे शब्द जो दोनों लिंग में अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों लिंग में क्या हो, समान हो, जिससे ये पता ना चल पाए उस शब्द का बोल देने से कि स्त्रीलिंग की बात हो रही है या पुल्लिंग की हो रही है।
सही है। और उभयलिंग में मैक्सिमम जो आते हैं हमारे वो पद आते हैं। पद किस में आते हैं हमारे? उभयलिंग में आते हैं। जैसे एक शब्द लिख देते हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। अब हमने लिख दिया प्रधानमंत्री। अब हमने जो बोला प्रधानमंत्री के मैं प्रधानमंत्री से मिल आया, तो अब जिस प्रधानमंत्री से मिल आया तो नहीं पता ना वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, बस इतना है कि प्रधानमंत्री से मिल आया, उसमें प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग है तो बन जाएगा उभयलिंग। उसके बाद उभयलिंग में फिर हमारा मंत्री भी आ जाएगा। उसके बाद सचिव जी भी आ जाएंगे हमारे, जो सचिव है। सचिव के बाद सभापति, सभापति महोदय को प्रणाम। अब पता नहीं जो प्रणाम करा है, ठीक है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसके बाद हो जाएगा आपका होनहार। इनसे अलग जो अध्यक्ष महोदय होते हैं। उसके बाद डॉक्टर पूछा जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, इंजीनियर से अलग होते हैं हमारे राज्यपाल। राज्यपाल के बाद एक शब्द आता है बहुत महत्वपूर्ण है, मेधावी। उसके बाद मुख्यमंत्री भी आ जाएंगे, मुख्यमंत्री। तो जितने भी हमारे पद होते हैं मैक्सिमम कुछ शब्द, जैसे एक शब्द आया मेधावी या होनहार, तो ये सब हो जाएंगे हमारे। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर बनेगा। उभयलिंग की परिभाषा पूछी जाती है, ऐसे शब्द जो दोनों लिंगों में समान हो, इससे ये पता ना चल पाए कि जब बात की है ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, उसे कहते हैं उभयलिंग। ठीक है, याद रखना। इस तरह के क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं। और ये भी बता देता हूं जो हमने लिखे हैं उभयलिंग, इसी में से क्वेश्चन फंस जाते हैं, यही हमारे उभयलिंग शब्द है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होगा जो आपके लिए ना आए। क्वेश्चन दिया गया है हमारा, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय में आपका कौन सा हमारा अलंकार होने वाला है, ये आपके लिए गिव अवे है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पढ़ाई के साथ ईमानदारी करो, ये आपके साथ ईमानदारी करेगी। अगर आपने इसके साथ चालाकी की और इसने चालाकी कर दी तो लेने के देने पड़ जाते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कमेंट करो, शेयर भी करो। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।